आपने आज तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी होगी जिसमें बसपा की किसी रैली को दिखाया गया हो, लेकिन आपने इन मीडिया हाउसेस के द्वारा जो भाजपा है उसकी हर एक रैली दिखाई होगी उन्होंने जो है, और उस रैली में वो भीड़ को बनाकर दिखाते हैं या फिर भीड़ को दिखाते ही नहीं है, या फिर जहां पर झुंड दिखाई देगा वहीं तक कैमरा लेके जाएंगे, उसके बाद जो कुर्सियां खाली होती हैं वहां दिखाते ही नहीं। पत्थर की मूर्तियों का हवाला दिया आपने, वैसे तो बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है ये, क्योंकि 500 करोड़ के मुकाबले में 3000 करोड़ का आपका जो एक खंबा खड़ा कर दिया है पटेल जी का मूर्ति के नाम पे जो है, उससे कितनी इनकम हो रही है, और उस 500 करोड़ की जो व्यवस्था बहन जी ने की थी उससे अब तक करोड़ों रुपए कमाए जा चुके हैं, उसकी पूरी वसूली हो चुकी है, और उससे उत्तर प्रदेश का विकास करने में बड़ी सहायता मिल रही है। देश के लोगों की कमजोरी है कि वे लोग डरपोक हैं, वे लोग जो हैं अंधविश्वास जकड़े हुए हैं, और वे अंधविश्वास जकड़े होने के कारण अंधविश्वास से वो डरते हैं, देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनसे डरते हैं, इसीलिए जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। और उनके जो आराध्य हैं, उनके जो देवता हैं जिनमें उनका विश्वास है, और मैं चैलेंज करता हूँ, कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि कोई भी हिंदू जो है मुझे आकर जो है मुझसे थोड़ी सी चर्चा तो करे। बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है, और आरएसएस तो कभी मानवतावादी रही नहीं है, उसके अंदर तो भेदभाव की पराकाष्ठा है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि राजनीतिक बिगुल बच चुका है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव क्या रंग लेकर आएंगे ये देखना बाकी है, लेकिन आज मैं यहां पर चर्चा करूंगी एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी के साथ में कि जिस तरह से जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो क्या दिखा रही है, और जो मेन मीडिया है वो क्या दिखा रही है, वो किसके पक्ष में दिखा रही है कि इस बार के जो चुनाव का रुझान है वो भाजपा की तरफ जा रहा है या सपा की तरफ जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है या अन्य दलों की तरफ जा रहा है। और सर, जिस तरह से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और जिस तरह से हम मेन मीडिया को भी देख रहे हैं, तो दोनों के जो सर्वे हैं और दोनों का जो आकलन है वो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखाई दे रहा है। तो सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए नीलम जी, ये जो सर्वे हैं सभी लोग जानते हैं, वैसे तो जो लोग जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, समझदार हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन सर्वों के पीछे क्या आधार है। ये जो सर्वे हैं जिस मीडिया हाउस के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं या जिन मीडिया हाउसेस के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, वे मीडिया हाउसेस आज जो सरकार है वर्तमान में उसके हाथों बिके हुए हैं या उसके हाथ का खिलौना है। और सीधी सी बात है कि कुछ इनकी जो कमज़ोरियाँ होती हैं इन मीडिया हाउसेस की, वो है, और दूसरा व्यापार है। ये दो ही मकसद रहते हैं जिससे कि ये जो मीडिया हाउसेस हैं कहने के लिए तो न्यूज़ प्रसारित करते हैं, लेकिन न्यूज़ के नाम पर लोगों की भावना से खेलने का काम करते हैं। आज जो उत्तर प्रदेश में जो ये मीडिया के द्वारा जो सर्वे प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। उसका कारण ये है कि ना तो ये मीडिया हाउसेस जो कि मनुवादी हैं पूरी तरह से, यहाँ पर ये बहुजन समाज का तो कोई मीडिया है नहीं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर बहुजन समाज की जो है किसी भी प्रकार से सत्ता में वापसी हो। इसीलिए एक तो वो कारण है, दूसरा इनको पैसा भी मिलता है। अब मोदी जी ने खूब पैसा दिया है क्योंकि अडानी और अंबानी जी जो है उनकी जेब में है, तो उनका पैसा जो है अच्छी तरह से यूज़ हो रहा है। तो उस पैसे को ये प्रयोग करके ये एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जिसमें कि बसपा को कहीं दिखाया नहीं जा रहा, जबकि ज़मीनी हकीकत ये कह रही है, और हमने कई बार इसको नोटिस किया है इस बात को, कि जितनी भीड़ बीएसपी की रैलियों में होती है उसके 10% के बराबर हिस्से की भीड़ भी बीजेपी की रैलियों में कहीं पर नहीं होती है, समाजवादी पार्टी की रैलियों में कहीं पर नहीं होती है। लेकिन ये जो मीडिया हाउसेस हैं, मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि इन्होंने मायावती जी की कौन सी रैली को दिखाया है अपने मीडिया के द्वारा जो है, जिसमें कि उन्होंने उस भीड़ को दिखाया हो। आपने आज तक कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी होगी जिसमें बसपा की किसी रैली को दिखाया गया हो, लेकिन आपने इन मीडिया हाउसेस के द्वारा जो भाजपा है उसकी हर एक रैली दिखाई होगी उन्होंने जो है, और उस रैली में वो भीड़ को बनाकर दिखाते हैं या फिर भीड़ को दिखाते ही नहीं है, या फिर जहाँ पर झुंड दिखाई देगा वहीं तक कैमरा लेके जाएंगे, उसके बाद जो कुर्सियाँ खाली होती हैं वहाँ दिखाते ही नहीं है। तो ज़मीनी हकीकत तो ये कह रही है कि आज उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी सरकार से और मोदी सरकार से दोनों से परेशान है, और ये जो कोरोना का जो काल गया है उसमें जनता के ऊपर जो बीती है, जो हाल उन्होंने जिस हाल में उन्होंने अपना जीवन काटा है और अपने प्रियजनों की जो मृत्यु उन्होंने देखी है, तो उससे जो है ये बिल्कुल नाखुश हैं और बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं किसी भी हाल में कि वो योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में दोबारा से वापसी करे। वे चाहते हैं
कि जो उत्तर प्रदेश में बहन जी सरकार बने और विशेष तौर पर मुसलमानों के साथ में जो एनआरसी और सीएए के आधार पर जो भेदभाव मुसलमानों के साथ में किया है और अत्याचार करने की जो साजिश रची जा रही है, उसके बाद तो मुसलमानों के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी भी आई है और उसका कोई जनाधार भी नहीं है, कहीं दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो AIMM की जो पार्टी है, यानी कि जो ओवैसी जी की पार्टी है, वो मुसलमानों को कहीं अपने पक्ष में ले जाने का काम अगर करने में सफल रही और अगर मुसलमान ने यहाँ पे अपना एक सही निर्णय नहीं लिया तो मुसलमानों को फिर से अत्याचार सहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, NRC और CAA को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज की जो ज़रूरत है उत्तर प्रदेश के मुसलमान की, तो सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो ये सोचे कि किसके साथ जाने पर किसकी सत्ता आने के चांसेस हैं। तो अगर उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं, अगर वो इस बात को गौर करें और अच्छी तरह से सोच समझ अपनी बनाएं, तो उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, वो है उत्तर प्रदेश की बहन जी की सरकार। लेकिन जो मीडिया हाउसेस दिखा रहे हैं वो झूठी खबरें हैं और जो मैं तो यही कहूँगा अपने दर्शकों से जो है कि आप जो है उन खबरों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें और और जो ज़मीनी हकीकत है, जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें दिखाई जा रही हैं, उनको आप खुद देखें और अगर किसी को अगर जाकर देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जाके वो खुद उन जनसभाओं को देखे, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जिस तरह से अभी जो चुनावी माहौल है काफ़ी गर्मा गया है और चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो RSS है, RSS लगातार भाजपा के ऊपर प्रेशर बनाती नजर आ रही है। जो NRC और CAA है उस कानून को पूरी तरह से लागू किया जाए, क्योंकि चुनाव है और साफ साफ RSS कह रही है कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो लोग, जो वहाँ के हिंदू है, उनको यहाँ पर शरण दी जाए ताकि जो वोट बैंक है उसका इजाफा हो सके। तो सर इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए नीलम जी, ये जो कानून है CAA और NRC का, ये जो मानवता है उसके विरुद्ध है। अगर पूरे विश्व में जो लोग रहते हैं विभिन्न देशों में, उनकी फ़िक्र थी इस भाजपा को और जो अत्याचार का हवाला दिया है भाजपा ने कि जो ये देश है, मुस्लिम देश जो है, वहाँ पर अत्याचार होते हैं भारत के लोगों पर या हिंदू लोगों पर। एक पार्टिकुलर उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, उसमें हिंदू है, सिख है, ईसाई भी है शायद, जो है बौद्ध है, जैन है। तो इस तरह की जो लिस्ट बनाई है उन्होंने, तो उसमें उन्होंने जो है मुसलमानों को छोड़ दिया है। अभी क्या जो अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने दोबारा से कब्ज़ा कर लिया है, क्या वहाँ पर मुसलमानों पे अत्याचार नहीं हो रहा है? तो जो ये जो भेदभाव भरी जो नीति है, एक सांप्रदायिकता वाली सोच है, एक जो कट्टरपंथीता वाली सोच है, जो ये इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मानवता नाम की चीज़ नहीं है, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है और RSS तो कभी मानवतावादी रही ही नहीं है। उसके अंदर तो भेदभाव की पराकाष्ठा है। तो इसलिए नीलम जी, अब ये जो RSS दबाव बना रही है उसका कारण यही है क्योंकि RSS को सत्ता चाहिए किसी भी हाल में। इसीलिए RSS ने पहले कांग्रेस के द्वारा जो है इस देश पर राज किया बहुत साल तक, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जो है वो जो कानून है, जैसे कि CAA और NRC जैसे कानून और जैसे धर्मांतरण पर अभी कानून जो है योगी सरकार लेकर आई है, इस तरह के कानून जो है खुल्लम खुल्ला नहीं बन सकते थे। तो इसीलिए उसको अपनी बिल्कुल पर्सनल सरकार चाहिए थी जो कि बीजेपी जैसी है। और अभी बीजेपी और कांग्रेस से जब लोग परेशान हो जाएंगे तो उसका भी उन्होंने विकल्प त्याग कर लिया है आम आदमी पार्टी के रूप में जो है। तो ये इस देश के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तर्क देखना चाहिए कि आखिर जो है ये RSS है क्या। RSS को ख़त्म करना या RSS जैसे संगठन को जो है इस देश में समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। सर हम देख रहे हैं, हम जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो भी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर, तो हमने देखा कि जब हम आम जनता से बात करते हैं तो आम जनता जो भाजपा कहें या सपा कहें, क्योंकि उन्होंने सपा का शासनकाल भी देखा है, भाजपा का भी देखा है और पीछे बसपा का भी देखा है, तो आम जनता सिर्फ ये कहती नजर आती है कि बहन जी के शासनकाल से अच्छा हमें कोई भी शासनकाल नहीं लगा। लेकिन जब वहीं हम दूसरी तरफ मेन मीडिया को उठाकर देखते हैं तो वो जो योगी जी हैं उनके कारनामे गिनाते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब हम आम जनता से बात करते हैं तो आम जनता ये कहती है कि योगी के कार्यकाल में अगर हुआ है तो सबसे एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि बहन बेटियों के साथ अत्याचार, शोषण और जिस तरह से लिंचिंग वगैरह हुई है, धर्म को लेकर जिस तरह से लोगों पर अत्याचार शोषण किया, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करती नजर आती है आम जनता। लेकिन दूसरी तरफ मेन मीडिया इससे मुंह मोड़ती नजर आती है। तो सर इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? देखिए नीलम जी, जो बहन जी की सरकार 2007 से 2012 तक जो चली, वो सरकार के गिरने का जो कारण था, उसका कारण ये नहीं था कि उस सरकार के द्वारा जो प्रशासन जो व्यवस्था निर्धारित की गई थी उसमें कहीं कमी थी या उस शासन व्यवस्था में कहीं भी किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से कोई कमी थी। उसका सिर्फ एक ही आधार बनाया गया
और वो आधार था कि पत्थर की मूर्तियाँ लगाकर पत्थर की मूर्तियाँ खड़ी कर दी हैं। बस इसी आधार को फैलाते हुए, प्रचारित करते हुए भाजपा और इन मनोवादी पार्टियों ने जो है बसपा की सरकार को गिराने का काम किया। लेकिन अब मैं अगर यूपी की जनता से पूछना चाहूँ कि आपको ये जो पत्थर की मूर्तियों का हवाला दिया आपने, वैसे तो बहुत ही नॉमिनल सी चीज़ है ये, क्योंकि 500 करोड़ के मुकाबले में 3000 करोड़ का आपका जो एक खंभा खड़ा कर दिया है पटेल जी का मूर्ति के नाम पे जो है, उससे कितनी इनकम हो रही है, और उस 500 करोड़ की जो व्यवस्था बहन जी ने की थी उससे अब तक करोड़ों रुपए कमाए जा चुके हैं, उसकी पूरी वसूली हो चुकी है और उससे उत्तर प्रदेश का विकास करने में बड़ी सहायता मिल रही है। तो आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता को ये सोचना चाहिए कि उन्हें पत्थर की मूर्ति के आधार पर कितना गुमराह किया गया था, बल्कि वहाँ पर जो है जनता खुद कहती है, हम खुद घूमे हैं और हर एक पार्टी और समाज का हर एक वर्ग, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या किसी वर्ग से संबंध रखता हो, वो खुद बहन जी के शासन की तारीफ करे बगैर नहीं रहता है। वो खुद इस बात को स्वीकार करता है कि बहन जी का शासन अब तक के शासनों में सबसे बेहतर शासन था। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को जो है बेहतर शासन चाहिए, या फिर जो ये जो लोग मतलब गुमराह करने का काम करते हैं कि पत्थर की मूर्तियाँ, अरे पत्थर की मूर्तियाँ नहीं है, वो इस देश का वास्तविक इतिहास है। बल्कि आप अब जो है पत्थर की मूर्ति लगाने का काम कर रहे हैं राम का मंदिर बनाकर, जो है जो कि इस देश का इतिहास नहीं है। इस देश के लोग जो है जो राम के नाम पर आपको जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आप ज़रा पूरी दुनिया में जाकर देखिए कि राम के नाम पर कितने लोग दुनिया में जानते हैं इस देश को। आप बुद्ध के नाम पर देखिए कितने लोग जानते हैं इस देश को। अगर आप इस देश के बाहर जाकर राम और कृष्ण का नाम लेंगे तो पूरी दुनिया में आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आपको ये कहेगा कि आप किस देश से आए हो। आपसे पूछेगा वो कि आप किस देश से आए हो, और आप बोलेंगे मैं रामकृष्ण देश से आया हूँ, तब भी आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हो कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि आप भारत से आए हो। सर, जिस तरह से आपने अभी बताया मूर्तियों को लेकर बात की, तो अभी हमने पिछले दिनों भी देखा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसके नेता ने बिल्कुल साफ-साफ कहा था कि जो अभी राम मंदिर निर्माण तो जारी है और अभी काशी और मथुरा की बारी है। तो इस तरह की स्टेटमेंट सर किस तरह से इस जनता को भ्रमित करने का काम करती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जानते हैं कि इस देश के लोगों की कमज़ोरी क्या है। इस देश के लोगों की कमज़ोरी है कि वे लोग डरपोक हैं। वे लोग जो हैं अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, और वे अंधविश्वास जकड़े होने के कारण अंधविश्वास से वो डरते हैं। देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और उनसे डरते हैं। इसीलिए जो है वो इस तरह की बातें करते हैं, और उनके जो आराध्य हैं, उनके जो देवता हैं जिनमें उनका विश्वास है। और मैं चैलेंज करता हूँ, कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि कोई भी हिंदू जो है मुझे आकर जो है मुझसे थोड़ी सी चर्चा तो करे। मैं ये नहीं कह रहा बहस करे, लेकिन चर्चा तो करे। हमने एक पंडित जी से चर्चा की थी जो कि अपने आप को कह रहे थे कि मैं जो है एमए फिलॉसफी से किया है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने जब उनके सामने वाल्मीकि रामायण के 2-3 उद्धरण रखे तो उनको वो चीज़ें नहीं मालूम थी। तो नीलम जी ये जो बात कर रहे हैं मथुरा की, अयोध्या की या काशी की, तो इसके पीछे एक ही कारण है कि ये जो आरएसएस है और बीजेपी है, ये जानते हैं कि इस देश की जनता जो धर्मांध जनता है और धर्म के नाम पर इनको वोट देती आई है, और अब फिर से वो जो है कुछ ना कुछ झुंझुना जो है जनता को पकड़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि उस झुंझुने को बचा कर जो है वो इसका ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये इसका वोट लूटती रहे। और नीलम जी जो ये मथुरा की बात कर रहे हैं, उस मथुरा का कम से कम इतिहास तो देख लो। और अगर आपको इतिहास देखना है तो वहाँ का जो राजकीय संग्रहालय है, आप एक बार वहाँ का विजिट करके देखिए। आपको उसमें क्या एक भी मूर्ति कृष्ण की वहाँ पे दिखाई देगी? अगर आपको एक भी मूर्ति कृष्ण की दिखाई दे तब भी हम कुछ सोचने के लिए तैयार रह सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर पूरे म्यूज़ियम में, हम लोग 1-2 बार विजिट कर चुके हैं उस म्यूज़ियम को, और हमने जो है वहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों के अलावा कोई दूसरी मूर्ति नहीं देखी। और वो बुद्ध की मूर्तियाँ कोई आधुनिक नहीं है, अभी नहीं बनाई हैं वो जो है कलाकारों के द्वारा, बल्कि वो बुद्ध की मूर्तियाँ मथुरा की धरती के सीने को फाड़ कर बाहर निकाली गई हैं पुरातत्व विभाग के द्वारा। वो इतनी प्राचीन है कि उनकी जो प्राचीनता है, मूर्तियाँ अपने आप स्वयं बयां करती हैं। तो नीलम जी ये जो कल्पनाओं के आधार पर, काल्पनिक धर्म के आधार पर ये जो है ये लोग जो हैं इस देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और धर्म के नाम पर वोट लेकर इस देश पर शासन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, जाते जाते आखिरी सवाल लेना चाहूँगी कि आप उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नीलम जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको मैं ये डायरेक्ट नहीं बोलता कि आप सपा को वोट कीजिए, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचिए कि आपके पास बेहतर विकल्प क्या है। आपके पास कहीं न कहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति से कोई भी सारे लोग जो है संतुष्ट नहीं हो सकते पूरी तरह से, जो है कहीं न कहीं संतुष्टि रहती है। लेकिन मैक्सिमम जो संतुष्टि का जो लेवल है वो किस पार्टी के द्वारा आपको मिल सकता है, आप उसको वोट ज़रूर करें, और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में वोट ज़रूर करें। आपके पास नई पार्टियाँ भी आएँगी तो प्रदेश की जनता जो है
अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने वोट की रक्षा, जैसे साहब कांसीराम जी ने कहा कि अपनी बहन बेटियों के समान अपने वोट को समझें और उसी तरह से उसका प्रयोग करें। जैसे कि आप अपनी बहन बेटी की रक्षा करते हैं, वैसे अपने वोट की रक्षा करके उसको सही व्यक्ति को, जैसे अपनी बेटी के लिए या अपनी बहन के लिए आप वर चुनने जाते हो तो अच्छी तरह देखभाल करते हो, तो एक अच्छा व्यक्ति चुनते हो, तो इसी तरह से आप जो है अपने वोट को उस व्यक्ति को दें जो चरित्रवान हो, अच्छा हो, जो आपके हित में कार्य कर सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर जाते जाते सर ने आपको एक दिशा दे दी है और स्पष्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट रूप में आपको एक मैसेज दिया है कि आपको किस तरफ जाना है और किस तरफ आपका भला हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने साहब कांसीराम जी की बात की है, तो आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ।